सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हल्का नंबर 1 गिलगित के हाई स्कूल के पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ और पोलिंग का जो टाइम था, वक्त था, वो ख़त्म हो चुका है। और अब जो है जो इस पोलिंग के हुदूद के अंदर जो लोग मौजूद हैं, मगर अब भी जो है कोई इस तरह के लोग मौजूद नहीं है, सिर्फ जो पोलिंग का अमला है वो मौजूद है और तमाम वोट जो है वो लोगों ने कास्ट कर दिए हैं। और इस वक्त जो है वो तमाम जो पोलिंग का सिलसिला था वो रोक दिया गया है। और अब इसके थोड़ी देर बाद जो है इसके जो पोलिंग बॉक्स है वो खोल दिए जाएंगे, काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम इस पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद हैं, इस पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा कि वो अमला जो है सारा बैठा हुआ है। अब इस वक्त के इंतज़ार कर रहा था, 5 बजने का इंतज़ार कर रहे थे, अब 5 बज चुके हैं और 5 बजने के बाद ही इन्होंने जो है अभी इस बॉक्स को जो है वो खोल दिया। नदीम, आप मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर गए, मुख्तलिफ हल्कों में गए, अगर इस पोलिंग स्टेशन की बात करें किसी किस्म की कोई शिकायत तो नहीं आई थी? जिस तरह मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन शिकायत आ रही थी कि सुस्त रवि का शिकार है, बिजली की सहूलत नहीं है, दीगर शिकायत आई, इस पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे आप खड़े हुए हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल रही सुबह से लेकर अब तक? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमें कोई इस तरह की शिकायत अब तक कोई मौसूल नहीं हुई है, कोई लाइन आर्डर की सूरत हाल नहीं बनी है, ना कोई इस तरह के कोई मामलात सामने आए हैं। पुरअमन तरीके से जो इलेक्शन है वो इख्तिताम पजीर हो चुके हैं और यहाँ पे जो है इस वक्त इस बक्स को खोले जा रहे हैं। आपको हम ये मनाजिर जो है बराह रास्त दिखा रहे हैं। यहाँ पे अभी बक्स खोले जा रहे हैं, इसके जो है अभी काउंटिंग का सिलसिला जो है इस पे शुरू का, यहाँ पे पोलिंग का अमला जो है वो इस वक्त मौजूद है और ये इस वक्त पोलिंग ऑफिसरान जो है वो जो इस वक्त जो है इस बक्स को जो है खोलने जा रहे हैं। ये आपको बोल पे ये मनाजिर हम बराह रास्त दिखा रहे हैं। ये देखें कि अभी जो है इसको बाकायदा से जो है इस पर इसको जो है खोला जा रहा है और इसको काटा जा रहा है। इस अमल को जो है ये बराह रास्त बोल दिखा रहा है और ये पहली दफ़ा इस तरह गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में जो है पुरअमन इंतखाबात रहे। इसमें लोगों ने जो है बड़े चढ़ कर हिस्सा लिया, लोग जो है बड़े पुरअज़म थे। मौसम सर्द होने के बावजूद जो है लोग इस पोलिंग के सिलसिले में वो उन्होंने जो है इस अमल में उन्होंने शिरकत की, उन्होंने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ख़वातीन जो थे वो इस पोलिंग के सिलसिले में शरीक रही। इस वक्त हम जिस हल्के में मौजूद हैं हल्का नंबर 1 है, हाई स्कूल का पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वोटर्स ने, जिनमें ख़वातीन मर्द, इन्होंने जो है अपने वोट कास्ट किए हैं। और ये वो वोटिंग जो का टाइम ख़त्म होते ही अब जो है ये बॉक्सेस जो है वो जो ऑफिसरान है, जो ज़िम्मेदारान है वो खोलने जा रहे हैं और इस वक्त जो है इसको खोला जा रहा है और इसके बाद से इसके काउंटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने आज बढ़ चढ़ कर जो है पोलिंग में हिस्सा लिया हुआ है। और ये नदीम, जो हल्का नंबर 1 है जिसमें अभी काउंटिंग का अमल शुरू होगा, ये खुल जाएंगे बॉक्सेस, ये हल्का नंबर 1 में आपने कैसा टर्नआउट देखा सुबह से लेकर अब तक? ये हल्का नंबर 1 है और ये जो हल्का नंबर 1 का हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पे टाइम ख़त्म होते ही जो है अब जो ऑफिसरान है, जो ज़िम्मेदारान है वो जो है इस वक्त इस बक्स को खोल रहे हैं और इस बक्स को खोलने के साथ ही काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा। और इस पोलिंग स्टेशन से अब कुछ देर में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पोलिंग स्टेशन से या इस हल्के से किसकी यह इंतहाई अहमियत का हामिल हक़ तस्वूर किया जाता है, क्योंकि इस पे जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो सदर हैं अमजद एडवोकेट वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक़ डिप्टी स्पीकर जमील अहमद, साबिक़ डिप्टी स्पीकर जाफ़रुल्लाह ख़ान जो है वो इस हल्के से खड़े हैं और वो जो है वो इससे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जौहर अली साहब जो है वो खड़े हैं, शफीक अहमद खड़े हैं और 24 उम्मीदवारान जो है वो खड़े हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है इस बक्स को खोला जा रहा है और यहाँ पे इस वक्त कोशिश की जा रही है कि इस बक्स को खोल दें और इसकी काउंटिंग का सिलसिला शुरू की जाए। तो ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि ये बक्स इस वक्त खोला जा रहा है। ये आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं और ये इस वक्त जो है इसके सील खोल दिए गए, इसके सील जो है इसके सील खोल दिए गए हैं और अब इसको जो है इसके काउंटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा।
इस वक्त जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो इसको जो है बाकायदा अब इसको जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इस वक्त देखें आपको ये पोलिंग के जो अमला है वो इस वक्त मौजूद है इनके सामने, मीडिया के सामने, और ये इस वक्त जो है इसको गिनती के लिए जो है तमाम वोट जो हैं इसको गिनती के लिए खोला जा रहा है। और ये दिखा रहा है रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो बाकायदा इसको बराह रास्त ही दिखा रहे हैं कि जितने वोट आज इसमें पोल हुए हैं अब बाकायदा इसके काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये आप बोल के स्क्रीन पे बराह रास्त देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ये काउंटिंग का सिलसिला जारी है और बाकायदा जो काउंटिंग शुरू हो चुकी है और इसमें जो है अभी गिनती के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि कौन सा उम्मीदवार इस पोलिंग स्टेशन से जो है वो बरतरी हासिल करेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है नदीम, अब हमारे साथ ही रहिए। और ये जो बराह रास्त एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं बोल्ड न्यूज़ की स्क्रीन पर, ये हल्का नंबर 1 जहां पर पीपी के अमजद एडवोकेट, जाफरुल्लाह खान, पीटीआई के जौहर अली समेत 24 उम्मीदवार हैं, इनके दरमियान मुकाबला था इनके लिए। अब वोटिंग का अमल ख़त्म हुआ और वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। अब बॉक्सेस को खोला गया और अब ये जो वोट हैं वो गिने जा रहे हैं। कौन होगा जो अगली हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बनाएगा, यही सवाल आज गली गली कूचे कूचे में गिलगित बल्तिस्तान के रहा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने सख्त सर्दी में भी अपना वोट कास्ट किया। ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद घरों से बाहर नजर आई। सख्त सर्दी में लोग आए अपने घरों से बाहर और ना ही किसी किस्म का दुश्वार रास्ता उन्होंने देखा, ना ही मौसम देखा, बल्कि बच्चों को गोदों में लिए औरतें बाहर आईं। 100 साल की ख़वातीन भी हमें बाहर नजर आईं जिन्होंने अपने आखिर आयदाई इस्तेमाल किया। स्पेशल लोग यानी कि जो माजूर अफराद थे जो चल नहीं सकते थे वो भी हमें व्हील चेयर पर आते हुए दिखाई दिए। ये वो तमाम लोग हैं जो गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदलना चाहते हैं, जो अपने मसाइल का हल चाहते हैं। उनको पता था कि उनकी एक एक वोट की क्या अहमियत है नाजरीन, और अब उनके ही दिए हुए वोट जो हैं उनकी गिनती की जा रही है। आप देख सकते हैं रिटर्निंग अफसरान, पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो अभी वोटों की गिनती कर रहे हैं। बॉक्सेस खोल दिए गए हैं। जैसे ही 5 बजे वोट डालने के अमल को रोका गया, पोलिंग के अमल को रोका गया, सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक बिला तातुल ये वोटिंग का अमल जारी रहा। अब वोटों की गिनती की जा रही है और उसके बाद नताइज बताने का सिलसिला शुरू होगा। और बोल्ड न्यूज़ ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा। सबसे पहले आपको नतीजा भी बताया गैर हतमी गैर सरकारी, और जैसे जैसे नताइज आते जाएंगे हम आपको आगाह भी करते जाएंगे। बोल्ड न्यूज़ की ट्रांसमिशन जो कि सुबह से जारी रही वो भी आपने देखी। हमने आपको लम्हा बलहमा एक एक चीज़ के हवाले से आगाह रखा, बाखबर रखा। सख्त सर्दी के बावजूद लोग बाहर निकले और टर्न आउट सैरिश बड़ा ज़बरदस्त देखने में आया। करके बता दें कि सुबह से अब तक और ये सिलेक्शन के हवाले से जो कुछ हुआ है, तो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 24 आम नशस्तों के लिए 4 ख़वातीन समेत 330 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और अब तो खैर ये इंतखाब हो गया, नताइज आने का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है। एक हल्के में उम्मीदवार के इंतकाल के बायस इंतखाबात मुलतवी भी हुए हैं और गिलगित बल्तिस्तान के शहरी अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने के लिए कोरोना वबा से बचाव के पेश नज़र फेस मास्क पहने और समाजी फासला बरकरार रखते हुए पोलिंग स्टेशन के सामने कतारों में खड़े नजर आए। बड़ी तादाद ले और तमाम 23 हल्कों में पोलिंग का अमल बिला रुकावट जारी रहा। और गिलगित शहर में ख़वातीन और बुजुर्गों की भी बड़ी तादाद वोट देने के लिए बाहर निकली। ताहम गिज़र सोसत बल्तिस्तान के हल्कों में शदीद बर्फबारी के बायस लोग घरों में रहने पर भी मजबूर हुए। कुछ बाकियों की निस्बत इन हल्कों में कुछ टर्न आउट हमें कम भी नज़र आया। और इसके अलावा कुछ पोलिंग स्टेशन से बिजली के तातुल की भी इतलात मौसूल हुई हैं। हमारे नुमाइंदे नदीम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि अभी क्या सूरत हाल है। तो नदीम, 5 बजने के बाद अभी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे नताइज अब जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे जो है बाकायदा इस वक्त जो है वो काउंटिंग का सिलसिला जारी है। जो रिटर्निंग ऑफिसरान जिम्मेदारान हैं जो वो इस वक्त जो है वो वोट की गिनती के मरहले में दाखिल हो चुके हैं और वो वोट की गिनती होगी और इससे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि इस पोलिंग स्टेशन से जो है वो कौन कामयाब होता है, क्योंकि इंतहाई अहमियत का हामिल पोलिंग स्टेशन भी है और क्योंकि ये हल्का है गिलगित 1 जी
KGB1 गिलगित 1 का, और ये हल्का निहायत अहमियत का हामिल इस तरह है कि यहाँ पे दो उम्मीदवारान जो हैं, एक पाकिस्तान पीपल पार्टी के सदर अमजद एडवोकेट साहब, जो सदर हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के, और साबका डिप्टी स्पीकर जाफरुल्लाह खान, इनके दरमियान एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला मुतवक्को था, मगर यहाँ पे एक आज़ाद उम्मीदवारों की भी एक तादाद मौजूद है और 24 उम्मीदवार यहाँ से खड़े हैं। यहाँ पे सुल्तान रईस जो हैं वो एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी भी अच्छी पोजीशन आ सकती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो दीगर उम्मीदवारान हैं, शफीक अहमद, उनकी पोजीशन जो है उस हवाले से भी अभी यहाँ से ही अंदाज़ा लग जाएगा। इस पोलिंग स्टेशन की अहमियत इस तरह भी ज़्यादा है कि जैसे इस पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आएगा तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है जितने पोलिंग स्टेशन हैं, क्योंकि ये अहमियत का हामिल है। लोगों की नज़रें जो है इस पोलिंग स्टेशन पे हैं। अब इस वक्त जो है वो काउंटिंग का सिलसिला जारी है और काउंटिंग की जा रही है, और इस वक्त जो है 2 ख़वातीन रिटर्निंग ऑफिसरान और 2 मर्द रिटर्निंग ऑफिसरान जो है वो तमाम वोट को अलग अलग कर रहे हैं। इसके बाद इसकी गिनती का सिलसिला शुरू हो जाएगा और गिनती के साथ ही जो है फिर इस पोलिंग स्टेशन से जो है वो रिजल्ट दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है मनाजिर आप अपने। तो नदीम जरा ये बताइए, ये वोटों की गिनती आप दिखा भी रहे हैं, हम बराह रास्त देख भी रहे हैं, और आपने सुबह से हमें अपडेट रखा, सख्त सर्दी थी, और टर्न आउट कैसा देखा आपने इस हल्के में? जी नदीम। लोगों में आज हमने जो शदीद सर्दी में हम सुबह यही तवक्को कर रहे थे, जिस तरह का मौसम था, जिस तरह के सूरत हाल थी, हमें नहीं लग रहा था कि लोग जो है बढ़ चढ़ कर इस पोलिंग में हाजिर होंगे। सुबह के टाइम में हमें लोगों की तादाद भी बहुत कम दिखाई दी, मगर जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरते ही लोगों की बड़ी तादाद ने जो है गिलगित बल्तिस्तान के तमाम जो अपने हल्के हैं उनमें जो है पोलिंग स्टेशन का रुख किया, और खुसूसन जो ख़वातीन की एक बड़ी तादाद हमें नज़र आई कि उन्होंने जो है बढ़ चढ़ कर पोलिंग के सिलसिले में हिस्सा लिया और अपने हक रायदही का अच्छा, थोड़ा सा नदीम हमें आगाह कीजिएगा, अफराद जो माजूर अफराद थे वो भी हमें नजर आए। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले भी आपने जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्शन भी देखा होगा, कवरेज भी की होगी। इस दफ़ा जो लोगों के तासुरात थे ये देखने के बाद कि मेन क़यादत आ रही है, यहाँ पर बाकायदा टाइम दिया गया है, 20-25 दिन पहले आए, कैंपेन चलाई, लोगों से बातचीत की, उनमें घुले मिले, कॉर्नर मीटिंग्स हुई, तासुरात क्या थे लोगों के? जी बिल्कुल, यहाँ पे लोगों का जज्बा जो है वो इस दफ़ा दीद नहीं था। इसके लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। इसकी जो वजह जो हमें अब तक, क्योंकि आज हमने गिलगित के तकरीबन जो पोलिंग स्टेशन थे हमने उनका विज़िट किया, उनको जो है देखा, और वहाँ पे जो है लोगों का ये कहना था कि इस दफ़ा जो है हमें समझ आई है कि हमने अपने नुमाइंदे को मुंतखब करने के लिए थोड़ी सी ख़ुद भी कुर्बानी देनी होगी। लोगों का ये जज्बा था कि चाहे तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए, जैसे भी वो हमने वोट कास्ट करना है, और इस वजह से हमें जो है यहाँ पे इस वक्त अगर हम देखते हैं तो टर्न आउट जो है हमें ज़बरदस्त किस्म का नज़र आया। इस वक्त जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर भी मीडिया से कोई बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से इनकी बातें भी थोड़ी सी जी जी। अच्छा, इधर जो रिटर्निंग ऑफिसर साहिबान है ये कह रहे हैं कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम साफ, शफाफ और गैर जानिबदार दायरे जो इलेक्शन है उसको यकीनी बनाए, और उस अमल को इन्होंने आखिरी दम तक जो है इसी तरह इसको। तो नदीम, ये जो अपोजिशन की जानिब से रिगिंग के इल्जामात लगे, ये कहा कि सुस्त रवि का शिकार हो रहा है, कहीं पर जाली पोस्टल बैलेट पेपर जारी करने के हवाले से बात की गई, मुख्तलिफ वजूहात बताई गई, तो क्या आप बताएंगे, क्योंकि आप भी सुबह से कवर कर रहे थे, तो क्या इस तरह की कोई चीज़ देखी आपने? मुस्लिम लीग नून अगर जो है वो हार जाती है तो क्या नताइज को एक्सेप्ट करेगी? जी, अभी मैं चूंकि स्कर्दू से रिलेटेड था, हाँ। वहाँ की जो शिकायत हैं वो हमने कंपाइल कर ली हैं। अगर पूरे जीबी के 24 हलकों से इतनी ज्यादा शिकायत आती हैं जो कंपाइल होके इस वक्त हो रही हैं, तो फिर हम जरूर इसको चैलेंज करेंगे। तो वैसे खुरम साहब, आप लोगों की जो लीडर है मरियम, उन्होंने तो ये बोला है कि भाई हम रोकेंगे हाथ अगर धांधली हुई, और दूसरा हम सड़कों पर भी निकलेंगे अगर कुछ ऐसा हुआ। तो आप लोगों की क्या हिकमत अमली अगर ऐसा? देखिए, ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक होगा कि गिलगित बल्तिस्तान जैसा एक हसास इलाका जो है वहाँ भी 2018 में जिस तरह पाकिस्तान में अवाम का मैंडेट चोरी हुआ, वो चोरी होता है। इससे जो तमाम पूरे मुल्क के अंदर जो एक बेहतरी आनी चाहिए थी उसको एक हम कदम पीछे लेंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान जहाँ एक बहुत
थोड़ी तादाद है अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें वोटर्स की, अगर वहां भी वोट चोरी होते हैं तो फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का जो नारा है पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून का और PDM का, उसमें मजीद शिद्दत आएगी। खुर्रम साहब, असल मसला एक ये भी तो है ना कि आपकी पार्टी के उम्मीदवार पूरे तमाम सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, बहुत से उम्मीदवार आपके छोड़कर चले गए थे, हुक्मरान जमात में शामिल हो गए थे और आपके वो बड़े स्ट्रांग कैंडिडेट थे, तो इसको कैसे देखेंगे इलेक्शन में? जी देखिए, जो लोग छोड़कर गए हैं ये भी पाकिस्तान की एक अफसोसनाक रवायत है, लेकिन उसके बावजूद जो गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशिस्तें हैं जिनमें एक पर इंतखाब नहीं हो रहा, बाकी 23 में से 22 के ऊपर मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाकर उम्मीदवार खड़े हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला में कामयाबी देगा। लेकिन इलेक्टेबल्स का एंड टाइम पर छोड़ के जाना खुर्रम साहब, तो ये धचका नहीं पहुंचाता पार्टी को? जी, जितना बड़ा झटका हमें मोहम्मद नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन से लगा था, उससे बड़ा झटका ये हो नहीं सकता। और जिस तरह उसके लिए मैनिपुलेशन की गई रियासती इदारों की, तो इससे बड़ा ये धचका नहीं हो सकता। तो हम वो धचके सह चुके हैं, इंशाल्लाह इन्हीं धचकों को आगे रोकने के लिए हमें आगे बढ़ना है और इसीलिए PDM की तहरीक जारी है। बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब ये बात तो कर रहे थे और नूरुल आरफीन ने भी। नूर, मैं जरा चाहूंगी आप भी शामिल गुफ्तगू हो। ये जो बात की जाती है धांधली रिगिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जब बात होती है इलेक्शन रिफॉर्म की तो कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ती, कोई इस पर काम नहीं करती। हाँ, धांधली का नारा सब लगाते हैं। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें घोड़ों की तरह बिकते हैं इंसान वगैरह। मेरा ख्याल है मैं सबसे ज़्यादा इररेलेवेंट आदमी होऊंगा इस एक ट्रांसमिशन का, क्योंकि मैं सिरे से पहली मरतबा नहीं बता रहा, लेकिन आखिरी मरतबा भी नहीं है कि मैं इलेक्शन जैसी किसी चीज़ पर, वो भी जो इस तरह की नाम नहाद जमहूरियतों को परवान चढ़ाए, यकीन ही नहीं आप बता चुके हैं पहले। मेरे अपने हिसाब से 5 लाख गधे मिल करके मेरे किसी मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चूँकि रिवायत है इसलिए मैं भी अपना हिस्सा डाल देता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान आज से इलेक्शन से 1 महीने पहले तक किसी एक आदमी को याद तक नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अनमोल रतन भुट्टो के सगे रिश्तेदार जो यहाँ पे जुल्म ढा रहे हैं अपने आवाम को, वो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी और को बताने की ज़रूरत है, मैं गाए बगाए बताता रहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो उन्होंने जितने चांद चढ़ाए हुए हैं वफाक से लेकर के और जहाँ जहाँ वो नाजिल हैं वो भी सब देख रहे हैं। मतलब अब आप इस कौम की बदनसीबी देखिए, यानी हमारे हुक्मरान एक अलग सैयारे पे होते हैं और हमारी हुकूमतें जो हैं, हमारी जो जमहूरियत पसंद है, जो हमारे लोग हैं, वो किसी अलग सैयारे की बातें कर रहे होते हैं। आवाम की अक्सरियत ने आज एक सर्वे छपा है, अक्सरियत ने वफाकी हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। और जब आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो है वो वर्जन देखते हैं तो आप सर पीट लेने को दिल करता है। वज़ीर आज़म फरमाते हैं महंगाई कम होना शुरू हो गई। इनसे ये पूछिए कि जब अपने महल से आप राइट टर्न लेंगे तभी तो आपको किसी इंसान का मुंह देखना नसीब होगा। अब अगर आप फवाद चौधरी साहब से महंगाई के बारे में पूछ रहे हैं तो आपकी मासूमियत पे हम सिर्फ सर ही पीट सकते हैं। अब अगर आप अपने वज़रा की बातों पर यकीन करके और आप कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है तो फिर ठीक है, फिर असद उमर साहब और NCOC वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं जो हो रहा है। कोरोना जो है वो आसमान को छू रहा है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें किसी अल्लाह मारे को कोरोना नहीं हो रहा, किसी को कोरोना नहीं हो रहा। कल की तमाम तैयारियां तमाम डॉक्टरों में ज़्यादातर अस्पतालों ने कंप्लीट कर ली हैं। इस वक्त एक अकेला आदमी छींकता खांसता हुआ अगर अपनी मेडिकल हिस्ट्री लेकर के अस्पताल में जाएगा तो डॉक्टर हजरात ने चाकू छुरियां तेज कर रखी हैं। हर आदमी कोरोना वार्ड को सजाने का बंदोबस्त कर चुका है, लेकिन असद उमर रहमतुल्लाह अलैह और NCOC वाले जितने मौलाना हैं वो सब इंतजार कर रहे हैं कि उनको कहीं से टेलीफोन आएगा तो वो कोरोना को तेज करवाएंगे। एक नेशनल प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर उनका इंतकाल हो चुका है, जवान आदमी, अल्लाह गरीक रहमत करे। फारूक सत्तार को कोरोना हो चुका है, NDMA के सरबराह को कोरोना हो चुका है, सबको कोरोना हो चुका है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान वाले जो हैं वो सीसा पी करके इलेक्शन मुहिम में उतरे हैं। कमर जमान कायरा को कोरोना हो चुका है, लेकिन नहीं, इलेक्शन होके रहेगा, इसलिए कि वहां पे ये कुछ ऐसा तीर मार देंगे जो यहाँ कराची में नहीं कर सके, जो सिंध में नहीं कर सके, जो विफाक में नहीं कर सके। कराची में जो है वो एक नया ड्रामा चल रहा है, किसी के लबों पर जो है वो कुफ्ल जो है टूट नहीं रहा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? इलेक्शन कैंपेन नहीं होनी चाहिए थी, इलेक्शन नहीं। अगर ये बात करें तो सबसे ज्यादा केसेस तो अमेरिका में आ रहे हैं, तो वहां पे भी तो इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए, वहां पर भी कैंपेन। थोड़ी देर और बोलने का मुझे मौका दिया। अमेरिका आप गई होंगी, मैं कभी अमेरिका नक्शे के बाहर नहीं गया, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अमेरिका में साफ पानी
आता है नल का खोलें तो? जनरल नॉलेज का सवाल। यहाँ नहीं आ रहा। हाँ। अमेरिका में कभी इमरान खान जैसा वजीर आजम होता है कि कराची में जो है वो तैयारा चले जाए? लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, कराची में तैयारा गिरता है 100 आदमियों का, और उन 100 आदमियों का मुंतखब वजीर आजम अपनी अहलिया के साथ अल्लाह ताला नजर बस से बचाए, उनके इक़्तिदार को तवील अता फरमाए, वो नथिया गली चले जाते हैं। जबकि नथिया गली जाने पे एक आम आदमी के पाबंदी थी। कभी अमेरिका में ऐसा होता है? कहने को काफिर है जस्टिन ट्रूडो। अभी मैं एक वीडियो देख करके आ रहा हूं, बहुत पुरानी, जिस तरह से वो घूम रहा है ना, इमरान खान, जनरल मुशर्रफ, उसको लाने वाले और अगले जितने आएंगे और उनको लाने वाले, खुदा की कसम ऑन एयर कह रहा हूं, 1 घंटे के लिए घूम ले, मैं गुलामी लिख करके देता हूं। कहने को काफिर है और वहां है जमहूरियत। कहने को कुफ्र का निजाम है मगर फल फूल रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ नवाज शरीफ आते हैं तो अपने लोगों को आगे पीछे रखते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी, उनका इजराइल सबसे पहले दुश्मन हो जाता है। आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, ये रिवायत रही है, ये तर्ज अमल इन लोगों का रहा है जो नहीं होना चाहिए था। अभी आपको क्या लग रहा है? ये इलेक्शन तो खैर आप कह रहे हैं कि कैंपेन भी नहीं होनी चाहिए थी, कोरोना है, बिल्कुल है, हो गई, इलेक्शन भी हो गया, नताइज आना शुरू हो गए। ये जो तीसरी जमात अब आई है इक्तदार में, क्या जो लोग इनसे उम्मीदें लगा के बैठ गए हैं, आपके ख्याल में? उम्मीदें तो लगाएं, ठीक है, उम्मीदें लगाने में पैसे थोड़ी लगते हैं। उम्मीदें लगाने और शर्त लगाने, ये 2 काम है जिस पे कोई पैसे नहीं लगते, लगाओ। लेकिन आज तक पाकिस्तान में 70 साल में न किसी को उम्मीद लगाने के बाद कोई सिला मिला है, न अगले 700 सालों में मिलेगा। पीटीआई आएगी तो भी आप रोएंगे, पीपल्स पार्टी आएगी तो भी आप रोएंगे, नून लीग आएगी तो भी आप रोएंगे। ये अलिखित कानून है इस देश का। कुछ पॉजिटिव आपको पता है जो आप बताना चाहें? अगर हुआ है पॉजिटिव तो बता दीजिए। चले बच्चा साहब से पूछ लेते हैं। अगर कोई एक पॉजिटिविटी है 70 सालों में, पीने का साफ पानी मिल गया, लोगों को सेहत आम्मा की सहूलियात मिल गई, अदालतों में केसेस नहीं है, लोगों को जो है वो साफ पानी की सहूलियात, तमाम तर्ज जिंदगी, लोगों को अमेरिका जैसा, जैसा अभी इन्होंने फरमाया, अमेरिका जैसा या अमेरिका की किसी सबसे हल्की कॉलोनी जैसा है, तो मैं अपनी बात चले नहीं, इस पर तो मेरी कोई वाकई कोई दो राय नहीं है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सहूलियात तो नहीं दी ना, आवाम को तो बुनियादी सहूलियात से ही महरूम किया है, चाहे वो कोई भी जमात हो। बसरा साहब, है कोई जवाब? आवाज नहीं आ रही बसरा साहब की। ज्यादा ही भाभी से लड़के मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी, अब आ गई। नूरुल आरिफीन यंग एंग्री मैन है, बिल्कुल बिल्कुल फिल्मों जैसा विलन मुझे लग रहा है। आज बहुत ही खतरनाक मौत है, लगता है भाभी से कुछ ज्यादा शदीद लड़ाई हो गई है। बात पता है क्या है? अच्छा, लिफ्ट में वहां भी नहीं कराता हूं, आप कंप्लीट कीजिए। आपको अच्छा सुनिए, सिस्टम के अंदर रह के आपने चीजों को इंप्रूव करना है। एक बात तो जो नूरुल आरिफीन कर रहा है उससे मैं इस हद तक जरूर इत्तेफाक करता हूं कि 70 साल में हमें आज जो सिस्टम बनाना चाहिए था, जिस तरह इदारों को मजबूत करना चाहिए था, जिस तरह रूल ऑफ लॉ होना चाहिए था, जिस तरह अमन अमान की सूरत हाल होनी चाहिए थी, वो आइडियल नहीं है। लेकिन इसके अलावा रास्ता भी नहीं है कि हमने इसी सिस्टम में रहते हुए चीज़ों को इम्प्रूव करना है। आप देखिए आज जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो रहा है, पहले से कितनी बड़ी इंप्रूवमेंट हम ये देख रहे हैं कि हमारी खवातीन, हमारी माएँ बहनें, उनको वोट डालने की इजाज़त नहीं थी, उनको घरों से नहीं निकलने दिया जाता था। आज पाकिस्तान की तारीख का, जीबी की तारीख का सबसे ज़्यादा टर्न आउट है। अच्छा, आप किस तरह अपनी चीज़ों को आगे लेके जाएंगे जब लोग, जाहिर है 2 पार्टियों ने डिलीवर नहीं किया, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करने के बाद थर्ड पार्टी सिस्टम आया, और अब आज अगर जीबी के अंदर दोनों पार्टियों को लोग मुस्तरद करके और यकीनन करेंगे इंशाल्लाह हम 2 तारीख, चले अगर उनको मुस्तरद कर देंगे, आपको चुन लेंगे, तो आप कौन सड़कों का जाल बिछा देंगे? टूरिज्म की बात तो वजीर आजम बहुत करते हैं। सबसे ज्यादा टूरिज्म तो यहाँ पर है। एक सेकंड, बात कंप्लीट। सबसे ज्यादा टूरिज्म जो है वो करबी वजीर आजम ही रहे हैं, लेकिन पैसों से, लेकिन वो तो हेलीकॉप्टर के पैसों से, क्योंकि उनकी तो तनख्वाही 2 लाख है, उनका तो घर ही नहीं चलता, वो तो सबसे गरीब वजीर आजम है। और हेलीकॉप्टर का किराया बता दें। इजाद करवाया आपने एक वजीर से। इट्स अनफेयर। देखिए ना, मैंने बात मुकम्मल नहीं की, नूरुल आरिफीन फिर पड़ गया मुझे, मेरी बात तो मुकम्मल करने दे। बाद में सिर्फ ये अर्ज ये कर रहा हूँ कि अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे, अगर हम अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरेंगे, हम तो, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, 70 साल में कोई मुझे मुल्क ऐसा दिखा दें, पाकिस्तान में ये वाहिद जमात है जो 70 साल नहीं, मेरा सवाल तो हरगिज़ ये नहीं था बसरा साहब, हमारा वज़ीर नहीं, ये सवाल नहीं था मेरा सवाल ये था कि अभी हो गए ना 2.5-3 साल, लेकिन आपके आपका सवाल से क्या फर्क पड़ता है? जवाब तो वही है ना, जवाब की तैयारी वही कराई गई। इलेक्शन जब तक नवाज शरीफ चोर था, जरदारी डाकू है, छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी कहता रहूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। लेकिन सबसे पहले जिसको एनआरओ दिया वो आसिफ अली जरदारी था, और दूसरा नवाज शरीफ। मैं एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एंकर पहले दिन से कह रहा हूं कि इमरान खान और उनके आगे पीछे वाले भी नहीं रोक सकते, और वही हुआ।
मजे की बात यह कि हम तो देंगे नताइज गैर सरकारी गैर हतमी, लेकिन बसरा साहब 2 घंटे पहले से नतीजा लेके बैठे हैं, वीडियो पैगामात भी लेके बैठे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं वैसे सारा कुछ मुझे मिल चुका। आप जरा शेयर तो करें हमारे साथ वो वीडियो, हम चाहेंगे कि जरा नाज़रीन को दिखाएं वो क्या बड़े मियां साहब वीडियो में बोल रहे हैं या बिलावल बोल रहे हैं। अच्छा, बसरा साहब से भी हम रब्ता करते हैं। अच्छा, वैसे लगारी साहब ये क्या जादू है कि हमारे जो सियासतदान हैं उनको पहले से पता होता है कि इतनी नशिस्तें इनकी हैं, इतनी इनकी हैं, इतनी इनकी हैं? नहीं, जब तक हम देखेंगे नहीं हम तो नहीं मानेंगे कि क्या किसी ने ऐसा कहा है क्या नशिस्तों की। नेशनल टीवी पे, इंटरनेशनल टीवी पे बैठ के वो बात कर रहे हैं। वो कहते रहें, इस तरह से लोग अपने अंदाजे लगाते हैं। अंदाजे लगाने का किसी को, हर आदमी को अपना हक है। और मेरे इंतहाई छोटे अजीज़ भाई नूरुल आरफीन ने बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाला। हमारे पास और कोई सिस्टम होता तो हम ज़रूर अपना लेते। हमने फ़ौजी आमरियतें देखी हैं और इंतहाई बेरहमाना फ़ौजी आमरियतें देखी हैं जिन्होंने तबाह किया इस मुल्क को, और तमाम फ़ौजी आमरियतें मुल्क के लिए नुकसान दे रही हैं। तो हम वो तजर्बा नहीं दोहरा सकते हैं। हमारे पास जमहूरियत को पनपने का मौका ही नहीं मिला। कायदे आज़म ने जो रोड मैप दिया था उस रोड मैप से इनहराफ किया गया, तो हमारी लीडरशिप का एक कसूर था जो नहीं करने दिया गया। ये सही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जिसको जो आसान काम करने के थे, पाकिस्तान बनने के बाद फ़ौरन इलेक्शन कराने चाहिए थे और नहीं कराए गए। पाकिस्तान के दोनों सूबों को, जो दोनों खित्तों को, दोनों इलाकों को, मशरक़ और मगरब को एक साथ जोड़ कर रखना था, नहीं रखा हमने। और हमने लोगों को शिकायत का मौका दिया। शिकायत नहीं किया, हमने उन गद्दारी के फतवे बांटे। हमने कहा उन लोगों को जो पूरी की पूरी थम्बिंग मेजॉरिटी से इलेक्शन जीते, हमने 3 महीने के बाद कान से पकड़ कर निकाल दिया और कहा कि जाओ भाई, आप इस काबिल नहीं, आप गद्दार हैं, मुल्क के दुश्मन हैं। उस शख्स को कहा गया, तल्ख हकीकत है, बिल्कुल आप उस शख्स को कहा गया जिसने करारदादे पाकिस्तान पढ़ी थी, उस शख्स को कहा गया कि तुम गद्दार हो, जबकि वो 80% से ज़्यादा, 85% से ज़्यादा मेजॉरिटी से इलेक्शन जीत कर अपनी हुकूमत बनाए होती। तो हमने नहीं माना ना। हमारी एक मुक्तदरा है ना, मानी ना, एक ताकत का मरकज है जो नहीं करने देता है। सही कह रहे हैं आप। और कौन था वो जो 3 दरिया बेच रहा था? किसने? यूजीन 48 में बना इसका वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, 62 तक रहा। वर्ल्ड बैंक की तारीख में इतना बड़ा दौरानिया नहीं है। सिर्फ एक काम कर रहा था कि पाकिस्तान अपने 3 दरिया इंडिया के हवाले करे, और कोई नहीं करने को तैयार था। ना बोगरा, ना फिरोज खानून, ना हुसैन शाही सोहरावर्दी, कोई भी करने को वो नहीं था। हमारे फील्ड मार्शल ने कहा जी मैं बेचने को तैयार हूँ, और उन्होंने बेच दिया। और उसकी कीमत पूछें आप, एक बंगला भी नहीं मिलता है। ये सारी सूरत हाल है। बहुत बुरा हमारे यहाँ ज्यादती हुई आवाम के साथ, इसलिए कि आवाम को एक ताकतवर मुक्तदरा ने आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन लगारी साहब अब शायद, जैसे कि अभी आपने भी कहा कि पाकिस्तान की तरक्की आज जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, मेन स्ट्रीम में भी है और मीडिया कवरेज भी मिल रही है और क़यादत वहाँ पर पहुँची और कैंपेन भी चलाई, लोगों से वादे भी किए। खैर, मैं लगारी साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आपने बड़े तल्ख हक़ाइक़ पर नज़र दौड़ाई है और जो तारीख के औराक थे उनको पलटा है। इसमें कोई शक नहीं कि सब कुछ हुआ है, लेकिन अब कुछ पॉजिटिविटी, कुछ तब्दीली की तवक्को जो कि अवाम अभी रखे हुए हैं। नूरुल आरिफीन, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप नहीं गए हुंजा गिलगित बल्तिस्तान, या आपने कहा ना इलेक्शन कोई नहीं मानते इसलिए नहीं गए, या फिर कोई और मसरूफियात थी? टाइम पास करने के लिए और भी बहुत सारे काम है। घर पे बैठ के कोई अच्छी किताब पढ़ लें आप, कोई इंटरनेट पे कोई एक अच्छा मवाद पढ़ लें आप। और दूसरा, आजकल मैं MQM के पीछे पड़ा हुआ हूँ, वो वॉशिंग मशीन जिन लोगों ने लगाई है मैं उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। तो मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है यहाँ इस शहर को भी बचाने के लिए। वो जो हमारे शहर वाले सो रहे हैं बहुत ज़रूरी काम से, उनको भी उनकी जो है वो मुर्दा रूहों में भी कुछ थोड़ी बहुत जान डालने की अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले मैं कराची को बचा लूँ, हुंजा वगैरह तो देखने वाले देखेंगे, जिनका वहाँ से दाल दलिया चलना है उन्होंने पहले इंतजाम कर रखा होगा। बसरा साहब ये ऐसे ही हवा में तो बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वो जो वॉशिंग मशीन वाले अंकल लोग हैं उन्होंने शायद मेरा ख्याल है कोई स्क्रिप्ट या पर्चा वगैरह लीक हो गया होगा। ये कोई मतलब हमारे यहाँ होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कराची में ही होता था कि अल्ताफ भाई वाले जो है वो मस्जिद से लाउड स्पीकर पे ऐलान करवा रहे होते थे, लिखो बच्चों सवाल नंबर फलां का जवाब फलां। ये तो पाकिस्तान की तारीख है। बिल्कुल ठीक कहा अभी थोड़ी देर पहले मेरे बारे में, बिल्कुल सही फरमा रहे थे। लेकिन आप ये देखिए कि ये तजुर्बे का फ़र्क है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप उसे बासानी जमहूरियत दुश्मनी से ताबीर कर सकते हैं, लेकिन ये वो तजुर्बा है, ये वो निगाही है कि जिसकी वजह से उन्होंने मुझे गद्दार नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं कह सही रहा हूँ, कड़वा जरूर कह रहा हूं, लेकिन ये भी हमारी तारीख है, ये भी हमारी तारीख है। पिछले दिनों जिन लोगों को आप गद्दार कह रहे थे, आज वो जो है वो आपके वतन के दोस्त बन करके सामने खड़े हो गए हैं। क्या गारंटी इस बात की है कि दोबारा मैं कॉर्पोरेट मैनेजर भी रहा हूं, मैंने कॉर्पोरेट एंटिटी में जो चीज देखी है
अनफॉर्चुनेटली मैं मीडिया में भी देखता हूं, मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स में भी देख रहा हूं, कॉर्पोरेट एंटिटी में जब किसी आदमी की नौकरी तेल होने लगती है, एक ब्रांड प्रमोशन के नाम पर जो है ना, वो एक सड़ी हुई चीज को उसमें गुल फूल लगा करके पेश कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ हमारी सियासत का अहवाल है कि जब किसी को कोई काम नहीं होता तो वो क्या करता है, नए नए गद्दार पैदा करता है, क्योंकि अपना टेन्योर भी काटना होता है। मुझे एक बात बताएं, आज नवाज शरीफ, यार नवाज शरीफ को फांसी देनी है ना, मैं 3 मरतबा कह चुका हूं, बल्कि 300 मरतबा कह चुका हूं, मैं रस्सी अपने घर से लाके देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई आए ना, कोई आए तो उसको फांसी देने वाला। मुझे बताओ, एक वक्त नहीं, 2 वक्त नहीं, 3 मरतबा वजीर आजम बन के रह गया। राहील शरीफ साहब उसके ड्राइवर बन के उनको गाड़ी चलाते रहे, कौन नहीं देख रहा था? गद्दार की गाड़ी चलाने वाला उस वक्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इसका मतलब है कि फांसी देने का सिलसिला जरा तवील होना चाहिए, लेकिन ये बात करते हुए यहाँ लोगों को कुफ्ल पड़ जाते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं ये मंजन बहुत बिकता है, इसलिए गद्दार का मंजन बेचा जाता है। सिर्फ जो आपके मफाद के खिलाफ जाता है वो गद्दार है। हाँ। वरना गद्दार वतन, आपने उसको अभी सही कह रहे थे वो, हाँ। कि जिसने पाकिस्तान की करारदाद पेश की पड़ी, आप उसको गद्दार कह रहे हैं। आप अल्ताफ हुसैन को गद्दार कह रहे हैं। मैं कहता हूं, ये मैं 9वीं क्लास से कह रहा हूं कि अल्ताफ हुसैन गद्दार है, लेकिन उस वक्त आपकी गाड़ियां इनके आगे पीछे चलती थी, आप उनको सलामी देते थे। अल्ताफ हुसैन को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कौन गया था? कौन नहीं जानता है? अल्ताफ हुसैन की गाड़ी एयरपोर्ट के अंदर तक गई, जहाज तक अल्ताफ हुसैन की गाड़ी लेकर के कौन गया? कोई केडीए वाला लेकर के गया था, केएमसी वाला लेकर के गया था। और आज अल्ताफ हुसैन के हुक्म पे जो लोग 2 मिनट में शहर बंद कराते थे, उनको इस्लामाबाद मिला के बिठाने वाला कौन है? कौन उनको पाक साफ करके पारसा करार दे करके, क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे करके एक मरतबा फिर कराची में मुसल्लत कर रहा है? भाई मैं कराची की जंग लड़ूं या हुंजा की? हुंजा के लोगों के पास तो अपना और बहुत सारे मंजन है। हुंजा के लोग तो अभी बिलावल है ना, उनकी हमदर्दी करने के लिए बता रहे हैं कि मैं चले पहले यहाँ की हमदर्दी कर लें, पहले यहाँ की हमदर्दी कर लें, फिर वहाँ की भी हमदर्दी कर लें। उसामा गाजी भी हमारे साथ हैं। उसामा, हमने इससे पहले भी बात की, अब तो खैर खत्म हो गया पोलिंग का वक्त और अब वोटों की गिनती हो रही है, नताइज भी कुछ आना शुरू हो गए हैं। जो तल्ख हकीकतें हैं वो नूरुल आरफीन बयान कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि कोई भी जमात यहाँ से जीते, ये वो लोग हैं जिनको तो हक ही नहीं हासिल, ना अपने आईनी हुकूक हासिल हैं, तो अभी तो उन्हीं की जंग लड़ रहे हैं, तो वाकई इनके मसाइल बाद में पहले इनके आईनी हुकूक दिला देंगी जो भी जमात जीत जाएगी यहाँ से? इसी उम्मीद पर तो लोग आ रहे हैं, वोट इसी उम्मीद पर डाल रहे हैं लोग, और जब तक ये उम्मीद कायम है तो लोग वोट डालते रहेंगे। और अब देखिए, एक मुल्क में एक निज़ाम बनाया गया है, आइन है, और उसके तहत सारे मामला चलने हैं। अब उसमें यह है कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में लोग वोट डालेंगे। तो अच्छी बात यह है कि लोग अभी तक उम्मीद तो है उनको, तभी तो वो वोट डालने के लिए इतनी सर्दी में, और ये भी अंदेशा था कि बहुत कम लोग आएंगे, लेकिन हमने सारा दिन ट्रांसमिशन में देखा कि ज़ईफ लोग भी आए हैं, ख़वातीन भी आए हैं, हत्ता कि हमने खुसूसी अफराद को देखा कि वो लोग भी आए हैं, बड़े पुरजोश हैं और इसी उम्मीद के साथ आए हैं। और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि हमारे ओवरऑल अगर मुल्क में देखा जाए तो उसकी निस्बत गिलगित बल्तिस्तान में शायद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की रेशो शायद ज़्यादा नज़र आ रही है, और जीत के भी उनके इम्कानात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यानी आप यूँ समझ लें कि अगर 23 जगहों पर हैं तो कहा जा रहा है शायद 5-6 आज़ाद उम्मीदवार जीते। तो ओवरऑल मुल्क में हम ये नहीं सूरत हाल देखते। इससे नज़र आता है कि वहाँ पर भी एक सिस्टम ऐसा है कि पुराना चल रहा है, चाहे आप उसको बरादरी सिस्टम कह लें या इस तरह का कि लोगों में एक आपका एक होता है एक इमेज कि वो ख़ानदानी इमेज चल रहा है। और कई दफ़ा मैंने देखा भी पढ़ा कि एक ही ख़ानदान के 2 लोग भी एक सीट पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है, कहीं नून लीग पीपल्स पार्टी है। तो ये इसी उम्मीद के साथ लोग वोट डालने आए हैं कि अब आकर लोगों के मसाइल हल होंगे। यकीनन बहुत से मसाइल हैं, सारे शायद लोग ना हल कर सकें, लेकिन लोग कम से कम जिन लोगों को वोट डाल दें उनसे पूछ तो सकेंगे कि भाई हमने आपको वोट दिया था इस वादे पर, आपने वो किया या नहीं किया, वरना अगली दफ़ा उनके पास चॉइस होगी किसी और को दें। तो अभी तो वही बात है कि ये चूँकि ज़्यादा इतनी तादाद नहीं है यहाँ पर आबादी, तो बड़ी जल्दी मुझे लगता है कि रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अलबत्ता गैर सरकारी होंगे और गैर रत्मी होंगे, ताकि कल को मुझे ना बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा बासत खरल साहब, आपको क्या लग रहा है, ये जो पहले से ही हम देख रहे हैं कि 20-25 दिन से बिलावल वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इलेक्शन से सिर्फ 1 दिन पहले उनको शिरकत की इजाज़त ना मिलना, फिर उनकी जानिब से प्री पोल रिगिंग का जो दावा किया जा रहा है, शोर मच गया है, फिर हम बार बार ये सुन रहे हैं जो भी आ रहा है नून लीग से या पीपल्स पार्टी से कि भाई काफ़ी सुस्त रवि का शिकार रखा गया है ये वोट कास्टिंग के अमल को, और लोग बाहर खड़े रहे लाइनें लगाकर एक एक करके रंजत आने दे रहे थे और लोग नहीं उस तरह से वोट कास्ट कर सके। ये शिकायत तो आना शुरू हो गई है पहले से ही। अच्छा, मामला ये है कि ये अभी खुरम दस्तगीर खान साहब भी ये कह रहे थे कि सुस्त रवि का शिकार है। कोई एक क्या ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि 8 से लेकर 5 बजे तक अगर कोई बंदा वहाँ पोलिंग स्टेशन में मौजूद था और उसको वोट कास्ट नहीं करने दिया गया, तो फिर तो हम उनकी सारी बातें ठीक मान लेंगे।
लेकिन अगर 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन में कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं था या कोई ऐसा क्लेमेंट उनके पास नहीं है जो ये कहे कि मैं सुबह 8 से 5 बजे तक वहाँ पे मौजूद रहा या 5 बजे मैं मौजूद था लेकिन मुझे वोट कास्ट नहीं करने दिया गया, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में एक बंदा अभी तक ऐसा सामने तो नहीं आया। तो लिहाजा ये इल्ज़ामात के हवाले से इसकी क्या हकीकत हो सकती है? अब मामला ये है कि जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आपने कहा कि कंपेन जो उनको रोक दिया गया आखिरी दिनों में एक आध दिन पहले, उससे पहले मुकम्मल तौर पर उन्होंने आज़ादाना तरीके से वहाँ पे कंपेन चलाई। मरियम साहबा ने पूरे तरीके से कंपेन चलाई। सिंध के जो वुज़रा है वो भी आए, हुकूमती PTI के वुज़रा ने भी वहाँ पे कंपेन चलाई। तो ये हर जगह पे इस तरह तो होता है, जितना मर्जी आप शोर मचा ले, इलेक्शन कमीशन जितना मर्जी सख्त हो जाए। पाकिस्तान में तो हमने यही देखा है कि कोड ऑफ कंडक्ट में हमेशा ये होता है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हुकूमती जो लोग हैं वो कंपेन नहीं चलाएंगे। लेकिन हर सूबे में मरकज़ की सतह पे हमने देखा है कि ये सूरत हाल तो हमें हमेशा नज़र आती है। अब मामला ये है कि जो टर्न आउट है बहुत ज़बरदस्त है, जितना उस्तामा साहब बता रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है उन्होंने अपने वोट का जो हक है उसका इस्तेमाल किया है। एक अवेयरनेस आ रही है, एक सिस्टम के अंदर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये खुश आइंद बात है। बाकी आप देखें ना कि PTI के बहुत सारे यानी नून लीग के लोग जो थे, जो 15 में नून लीग से मुंतखब होकर आए और 20 में वो PTI से। अब मामला ये है कि ये ट्रेंड है कि एक बंदा जो है किसी पार्टी से मुंतखब उसको देते लोग मैंडेट देते हैं, तो जो ही वो देखता है कि हवा की तब्दीली है या रुख तब्दील हो रहा है तो वो जनाब वो दूसरी जगह पर जाके बैठ जाता है। और ये देखिए अब 16 में से 9 के करीब जो है नून लीग को लोग छोड़ गए। तो ये भी एक अलमिया है कि लोग जो है वहाँ पे जो अवाम जो है उनको वो भी चीज़ें सारी देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये एक ट्रेंड है कि जनाब चूँकि जो हुकूमत मरकज़ में होगी, जो KPK में होगी, हर वोटर ये समझता है कि उनकी जमात को वोट दिया जाए ताकि हमें फंड मिल सके, हमारे काम हो सके। तो बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हैं, आपस में एक लोगों के धड़े भी हैं, ग्रुप्स भी हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें मिल के तो ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं इन इंतखाबी जो नतायज हैं उनके। ठीक है, पॉइंट टेकन। तो अब देखना ये है कि जिस तरह शुरू से देखा एक मिला जुला रुझान देखने में आया, जहां पीपल्स पार्टी ने जबरदस्त कैंपेन चलाई, वहीं पर जाहिर मरकज की हुकूमत जो होती है वो बनाती है हुकूमत, ये भी जाहिर एक चीज़ है, ये एक सोच है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आज़ाद कैंडिडेट्स को भी वोट मिल रहे हैं अभी तक जो नताइज आ रहे हैं। तो ये कहना अगर जो आप नताइज लेकर आ गए हैं और जो बड़े श्योर हैं कि क्लीन स्वेप करेंगे, तो अगर ये होता है तो जाहिर फिर वो एक तरफ रिगिंग के भी इल्ज़ामात हैं दूसरी पार्टीज़ के। मैं सवाल दोबारा से वही दोहराऊंगी कि जब इलेक्शन रिफॉर्म की बात आती है तो आप लोग कोई काम नहीं करते हैं। अब 2023 के इलेक्शन आ जाएंगे, फिर रिगिंग होगी, फिर कोई और जमात कह रही होगी कि जी धांधली हुई है, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म पे कोई पार्टी कभी कोई काम नहीं करेगी। देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, उसके ऊपर जितना हम इस निज़ाम को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं ताकि डाउट्स क्रिएट ना हो। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सब माशाल्लाह आप लोग बैठे हुए हैं और दिन रात हम यही काम देखते हैं। अमेरिका के अंदर जहाँ पे कभी कोई सिस्टम में उंगली नहीं उठाई जाती थी, वहाँ पे भी वो शोर मचा रहा है मुझे क्यों निकाला, वो कह रहा है धांधली हो गई। अब बात सिर्फ ये है कि कोई हारने वाला ये बर्दाश्त ही नहीं करता कि मैं मान जाऊँ मैं हार गया हूँ, क्योंकि उसके खिलाफ वोट पड़े होते हैं। अब जहाँ तक आप आज पूरा दिन पुरअमन रहा पोलिंग स्टेशन, उसामा भाई ने जो कहा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, GB की हिस्ट्री में इतनी खवातीन, इतनी सर्दी बावजूद, बर्फबारी के बावजूद 7000 फीट पे वो आप अभी दिखा रहे थे, वहाँ पे खवातीन, बुजुर्ग, डिसेबल लोग वोट डाल रहे हैं। और कोई ऐसी शिकायत किसी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को नहीं दी कि कहीं पे कोई धांधली हुई है, कहीं पे कोई जाली वोट कास्ट हुआ है। तमाम मीडिया ने सारा दिन टेलीकास्ट किया, मैं तो इसको बहुत एनकरेजिंग देख रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो आप अभी कह रही थी कि 1 महीना मैसिव कैंपेन चलाई है तमाम पार्टीज ने जी। उनको इवन फील्ड मिला है वहां पर, किसी ने कोई नहीं ये कहा कि मुझे रोका गया है। अगर एक जगह पे रोका गया, वो हाई कोर्ट में चले गए, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला और धांधली हुई है नहीं। अब अच्छा, अब आप सुने ना, ये बात अगर यही मान ली जाए तो अभी थोड़ी देर बाद जो पार्टियां, यकीनी तौर पे हमें एडवांटेज क्यों है कि पास्ट की हिस्ट्री आपके सामने है, मरकज में हुकूमत वाले लोग जीतते हैं। लेकिन इससे बड़ा फैक्टर जो मैं देखता हूं, इन दोनों पार्टियों को उन्होंने आजमाया हुआ है। 2008 पीछे नहीं जाते,
2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बाद में फिर नून लीग की हुकूमत। अच्छा, उनके लोग मेजॉरिटी में नून लीग जिसने हुकूमत किया टूट के हमारे पास आ गए। अब लोग ये वहां पर देख रहे हैं कैसे आ जाते हैं, ये कहा गया पैसे चलाए गए, पैसे बांटे गए, टूट कर कैसे आते हैं मसरा साहब? सुमैया एक मिनट, मैं देखिए बात ये होती है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। हाँ। जब हम हल्के में जाते हैं ना, हम देखते हैं कि लोग किस पार्टी को ज्यादा चाह रहे हैं, कि लोग किस पार्टी को वोट डालना चाहते हैं। और बिल्कुल ये सही बात की है खरल साहब ने, हवा चलती है, जनरल इलेक्शन जब चलता है ना उसकी हवा होती है, उसमें लोग फिर कोशिश करते हैं कि हम उन पार्टियों का टिकट लें जहां पे लोगों का ट्रेंड ज्यादा है, जहां पे लोग वोट डालना चाहते हैं। वहां पे अभी अब नून लीग जो रूलिंग पार्टी थी, उनके पास तो टोटल कैंडिडेट ही 6 या 7 सीटों पर है, और वो भी रोला डाल रहे हैं हमें क्यों निकाला, और धांधली हो गई, वो लाइट नहीं है जी, वो लंबी कतारें लगी हुई हैं। क्या कहीं पे इन्होंने एप्लीकेशन दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जीबी में कि ये डाला नहीं गया तमाम वोट? अच्छा, मुझे थोड़ा सुन ले, मैं सिर्फ आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि बड़ा एक हिस्टोरिकल इलेक्शन हुआ है। हम अभी रिजल्ट अनाउंस तो नहीं हुआ, हमारी असेसमेंट है कि इंशाल्लाह हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे वहां पे जीबी में। और आप भी देख लीजिएगा, अभी रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, आपके सामने आ जाएगा। अगर फर्ज करें हम हार जाते हैं, ये तो हमारी असेसमेंट है ना, हम उसको तस्लीम करेंगे कि हमें हार हुई है, लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। कम से कम कहीं भी तो हमें ब्रेक लगानी चाहिए कि सारा दिन पूरी दुनिया दिखाती रही, पूरा मीडिया दिखाता रहा, पूरा मैंने इलेक्शन हुआ है, जब आप हार जाएं तो वो, मैं तो आपको यकीनी तौर पे कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ, मरियम बीबी और बिलावल साहब वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, पहले रिकॉर्ड करवाया हुआ है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मुझे उसामा आप ये बताएं, रिकॉर्ड करवाया हुआ है कि जी हम हार गए हैं, धांधली हुई है, हमारे खिलाफ वोट डाले गए, आरटीएस बैठ गया है, हमारे वोट काउंट, भाई वहां पे आप। अच्छा चले उसामा, आप देखें, आपको पता है कि जैसे ही इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई, बयानात आने का सिलसिला भी शुरू हो गया, पूरा जोर सबने लगाया अपनी अपनी जगह पे। बिलावल की बात की जाए तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया इन्होंने लाड़काना में क्या किया, जहाँ पर इनका अपना हल्का है, वहाँ पर सेहत की ऐसी सहूलियात हैं कि वहाँ से लोगों को कराची मुंतकिल करना पड़ता है इलाज के लिए। वहाँ पर कुत्ते की काटने की वैक्सीन तक मौजूद नहीं है। वहाँ की सहूलियात तो पहले पूरी कर ले, फिर गिलगित को ठीक कर लीजिएगा। नून लीग की बात की जाए तो जो कुछ इन्होंने किया वो बस लाहौर को ही पेरिस बनाते रहे हैं और इन्होंने कुछ नहीं किया, ये भी सबके सामने है। फिर पीटीआई की बात करो तो वो ये बोलते हैं कि भाई जनूबी पंजाब को तो सूबा बनाया नहीं है, इनसे क्या वादा ये वफा करेंगे, महंगाई इतनी बढ़ गई है, चीज़ें ठीक समत में नहीं जा रही हैं। तो फिर ये जो अभी अवाम यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान की है, ये किससे उम्मीद लगाए, इनकी तवक्कुआत पर कौन पूरा उतरेगा, इनको हकूक कौन देगा? ये बिल्कुल आप जिस तरह बात करें, नूर आलफीन तो यही तो बात करते हैं कि ये फिर क्या करें, लोग किधर जाएं। अब हाल तो इसके अलावा और कोई नहीं है कि जो लोगों को वोट देंगे जाकर उनसे पूछें, उनके गिरबान को पकड़ें कि आपने हमसे वोट तो ले लिया, आप हमारे काम क्यों नहीं करते। और वो आगे जो भी कहानी सुनाएंगे वो फिर सुननी पड़ती है कि जी हमें फंड नहीं मिले, हम ये कर दिया, और फिर अगली दफ़ा वो कहते हैं अच्छा किसी और को नहीं। तो ये तो सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे आपके पास वसाइल होंगे, उनकी तकसीम बेहतर होगी, तो फिर ही लोगों तक उनकी सहूलियात पहुँचेंगी। हमारा तो अब देखिए मसला ये भी है कि हमारे खर्चे कहीं ज़्यादा हैं और पैसे उतने इकट्ठे नहीं हो पाते। यही हर हुकूमत रोना होती है, फिर आप IMF के पास जाते हैं, फिर उसके कर्जे आपने उतारने होते हैं, तो वो गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या। हमारा तो मसला ये रहता है। लेकिन जितने आपको फंड मिलते हैं वो अगर ठीक तरीके से खर्च हो जाए तो यकीन जाने कि लोग उतनी शिकायत नहीं करेंगे। और दूसरा, वो देख रहे होंगे उनके लिए काम किया जा रहा है, जितना किया जा सकता है उतना किया जा रहा है। देखिए, अगर सिंध की बात करें तो अगर कहीं सिंध हुकूमत कोई बेहतर करती है, अगर मेडिकल की फील्ड में कुछ बेहतर करती है, इंडस हॉस्पिटल नजर आता है, दीगर नजर आते हैं, अगर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ और वो एक फलाही तौर पर भी चल रहे हैं, तो फिर भी लोग अप्रिशिएट करेंगे। अब जब ये नजर आएगा कि पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है कि बदतरीन निज़ाम ट्रांसपोर्ट का कराची का है, तो फिर वहां पर लोग सवाल तो करेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये भी देखेंगे कि भाई ये सिंध ही ना बना दें गिलगित बल्तिस्तान को, ये सवाल तो होगा। नून लीग का ये मसला है कि वैसे तो इनकी एक है कि भाई आते हैं तो बड़ी सड़कें बन जाती हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन जो पिछले 5 साल 2015 से 2020 गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत नून लीग की रही है, अब देखते हैं कि लोग कितना उससे मुतमईन रहे हैं, उसी हिसाब से शायद वोट दे देंगे। पॉइंट टेकन। जरा कंक्लूड करते हैं, अब जरा इस बहस को समेटते हैं। नूरुल आलफीन, हम तो अपने वहां फिर इलेक्शन होता है, ये इसके लिए इलेक्शन रिफॉर्म करें, इस पर काम करें। नूर, हम देखते हैं हमारा मुल्क जो है वो गलत चीज़ों पर गलत रिकॉर्ड्स हम लोग बना रहे होते हैं कि जो लाहौर है वो आलूदा तरीन शहर है, कराची चौथा आलूदा तरीन शहर है, सबसे ख़राब ट्रांसपोर्ट जो है वो कराची में पाई जाती है, इसका रिकॉर्ड हमारे पास है। हम ये वाले रिकॉर्ड बनाते हैं
कभी हम इस तरह के रिकॉर्ड नहीं बनाते सियासतदानों को छोड़ के। अगर हम आवाम की बात करें, हम खुद आवाम कितना काम कर रहे होते हैं, कितना अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं यहाँ के लिए। अगर हम अपने शहर को, अपने इलाके को साफ रखने के लिए, यहाँ की तरक्की में काम करने के लिए। ये उसी शिकायत की बात कर रही हैं जो वसीम अख्तर आजकल बार बार करते नजर आते हैं ट्विटर पर भी। और अच्छा, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं इससे पहले 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार फिर इस पॉइंट पर आता हूँ। बात हुई, बड़ी खुशाइंद बात थी। बसरा साहब ने भी, चूँकि आजकल हलवा मीठा चल रहा है, तो बसरा साहब ने भी बड़ी खुशी का इजहार किया, बगले बजाएं कि जी बड़ी खुशाइंद बात है, लोग निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। तो बसरा साहब ज़रा ब्रेक पे पाँव रखिएगा, मैं भी आता हूँ। अच्छा, लोग इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं, जाहिर है अपनी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं तो खुशी की बात तो होगी। वजारत, ज़रा सी चमचागिरी करो तो वजारत मिल जाती है, और अगर थोड़ा सा कोई ज़्यादा करप्शन कर लो तो और विफाक में बुला करके बराबर में बिठा लिया जाता है। आमिर कियानी की विकेट ली गई इतने अरब रुपए की खुर्द बुर्द पे, जिसका इंकिशाफ वजारत इत्तलात पे मुतमक्किन होने के बाद मोहतरमा फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने किया। उनको इमरान खान साहब ने बुला के कलेजे से लगा लिया, बराबर में बिठा लिया, पार्टी का चीफ विप बना दिया, और अब वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल जो उमूर के मुआविन हैं वो। जिस मुल्क में इस तरह की बातें हो रही हों, वहाँ मैं बैठ करके अपने नाजरीन से ये झूठ बोलूँ कि ये खुशाइंद बात है कि लोग घर से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। कल कराची के लोग जूता खा रहे थे, आज गिलगित बल्तिस्तान के लोग उसी लाइन में लगने के लिए जा रहे हैं। खुशाइंद बात ये नहीं होती है। खुशाइंद बात ये होती है कि ये सियासतदान सुधर गए हैं। खुशाइंद बात ये होती है कि ये कल को लोटों को खरीदेंगे नहीं। खुशाइंद बात ये नहीं होती है कि अदालतों में केस लगने के लिए जा रहे हैं। ये काहे का खुशाइंद है? ये बिल्कुल वही वाली बात है कि इल्ला माज़ल्ला मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब कहना पड़ रहा होता है कि दो मखनसों ने आपस में शादी की और दोनों ने नफिल मान लिए कि लड़का हो। कैसे होगा? हसन निसार साहब इसको अपनी जुबान में कहते हैं कि एक मखसूस जानवर का गोश्त अगर आप मशीन में डालेंगे और दूसरी तरफ से निकलेगा तो वही गंदा गोश्त। ये वही लंगड़ा जो है, वो लंगड़े घोड़ों पर मुश्तमिल ये निज़ाम जो सिर्फ गलाजत पैदा कर रहा है। अगर इसको आप 5 लाख दफा भी इसी तरह से लोगों पे आजमाते रहेंगे तो कख नहीं बिगड़ना। आज इमरान खान वजीर आजम है, कल को मैं बन जाऊंगा, परसों कोई और बन जाएगा, और अगर इसी का नाम तब्दीली है तो फिर तो ये तब्दीली आ चुकी रह गई बात उस अवाम की जिसको आप बात कर रहे हैं। इस अवाम के साथ बड़ा अच्छा खेल खेला जा रहा है। कभी इसे सीएनजी की लाइन में लगाया जाता है, कभी इसे जो है वो आटे की लाइन में लगाया जाता है, कभी इसे चीनी की लाइन में लगाया जाता है, और मसीहा वहां बैठ के कहते हैं घबराना नहीं है। यहां तक कि मुझे गुस्साल नजर आ रहा है, कब्रिस्तान उसके बाद है, लेकिन मसीहा कह रहे हैं तुम घबराओ नहीं, मैं तो वज़ीर आज़म बन गया। वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मैं एहतसाब करूंगा। चेयरमैन नैब की नाक के नीचे जहांगीर तरीन आके बैठा हुआ है, कोई नहीं पूछ रहा। मेरे अपने असिस्टेंट को नैब ने बुलवा लिया। क्या बात थी? एक छोटा सा टके का काम, उस पे नैब ने उसको बुलवा लिया। जहांगीर तरीन का नाम यहाँ लोगों को नजर नहीं आ रहा है। ये एहतिसाब का सफर इस तरह से चल रहा है। तो ये आवाम कितनी निकलती है अपने हुकूक के लिए बाहर, कितने लोग नजर आते हैं? आवाम को शऊर कौन देता है? मीडिया वॉचडॉग का किरदार अदा कर रहा है इस वक्त। मीडिया पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट चंद एक मिसालों को छोड़ करके मीडिया वाले कर क्या रहे हैं? मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वजीर आजम से वो सारी खुशामदें कर रहे हैं। एक एंकर वजीर आजम से बैठ करके उनके वजू की तारीफ कर रहा है, आपको नहीं पता? एक एंकर वजीर आजम की तारीफ महज इसलिए कर रहा है कि उसका यूट्यूब चैनल चलता रहे, आपको नहीं पता? एक एंकर बैठ करके वजीर आजम का इंटरव्यू लेने के लिए पहले नीचे से चमचागिरी शुरू करता है और उसके बाद विफाक तक उसकी आवाज जाती है, बुला करके वक्त का सदर उसको इंटरव्यू देता है। आए मेरे साथ बैठे 10 मिनट और मैं बताता हूं कौन कितना बड़ा है। चले खैर, ये तो मफादात और ये बेहिसी ये होनी नहीं चाहिए। तो ये अवाम का कसूर नहीं है, ये लोगों के नुमाइंदों का कसूर है जो उनको अंधा कर रहे हैं, और ये इस मीडिया का कसूर है जो उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है, जो देख रहा है कि सामने कुआं पीछे खाई है, फिर भी कह रहा है कि चढ़ जा बच्चा सूली पे, अच्छा टर्न आउट है, चढ़ जा बच्चा। मैं नहीं कहूंगा। नहीं, वैसे टर्न आउट तो अच्छा है, हम देख भी रहे हैं, कैमरे की आंख तो झूठ नहीं बोल सकती ना। फिर जब भी बेवकूफों की गिनती करेंगे सरों की तादाद ज्यादा निकलेगी, तो ये अच्छा कैसे? लुब्बे लुबाब ये है, नूरुल आरफीन जो कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं निजाम को बदलो। आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें लेकिन निजाम को बदलने की बात करें। हमारे सियासतदानों को वैसे ये चाहिए कि जब वो वोट मांगते हैं ना तो वो सिर्फ अपनी सियासत के खेल को जिंदा रखने के लिए ना मांगे। जिस आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है उस आवाम के मसाइल को हल भी किया जाए। बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का, तमाम मेहमानों का। ये ट्रांसमिशन आपने देखी और तमाम जो सूरत हाल थी उससे हमने आपको बाखबर रखा। रिजल्ट्स आएंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे, आपको गाहे बगाहे हम बताते रहेंगे। इस ट्रांसमिशन का सिलसिला भी यूं ही जारी रहेगा कि हमें ब्रेक लेनी है, न्यूज़ ब्रेक हम लेंगे और तकरीबन 1 घंटे के बाद फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।